हे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल द राहुल भदौरिया क्लासेस फॉर क्लास 12th फिजिक्स। ओके गाइस, जैसा कि आपको मालूम है, आपने मेरा पास्ट वीडियो देखा। उस वीडियो में क्या था, आपने वो देखा था कि हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं मैग्नेटिक एलिमेंट्स का, जिसमें आपको बताया गया था कि जितने भी नोन एलिमेंट्स होते हैं उन सब में कहीं ना कहीं मैग्नेटिक एबिलिटी मिलती है। उसमें से कुछ बहुत ज़्यादा मैग्नेटाइज्ड होते हैं, कुछ कम होते हैं, कुछ बहुत ही कम होते हैं, और उनके बिहार पर इनको उनकी मैग्नेटिक एबिलिटी के बिहार पर इनको तीन कैटेगरी में ब्रेक किया जाता है। पहला डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। ओके, तो ये हमने कल पढ़ लिया था। आज हम उसके आगे की बात करेंगे और उसके आगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिनकी बात की जाएगी। तो आप लिख सकते हैं, पहला जो टर्म्स है आज हम पढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। और आज का जो हमारा पहला टर्म है वो आएगा मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन जनरली इसी को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से। बेसिकली देखिए होता क्या, मैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। लाइक आपके पास कोई एक मैग्नेटिक एलिमेंट है, लाइक आयरन की एक बार ले लिया आपने। मैग्नेटिक एलिमेंट का मतलब आपने एक आयरन की बार ले ली, कोबाल्ट की ले लिया, निकेल की ले लिया। जब भी आप किसी मैग्नेटिक एलिमेंट को, मैग्नेटिक एलिमेंट इसको बोला जाता है, मैग्नेट को मैग्नेटिक एलिमेंट नहीं बोलता। मैग्नेटिक एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाते हैं। जनरली यहाँ पर हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को वहाँ पर लेते हैं। आयरन ले सकते हैं हम, कोबाल्ट ले सकते हैं, निकल ले सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से किसी को लेते हैं और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो वो उस मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद जो मैग्नेटिक एलिमेंट होता है वो भी धीरे 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 मैग्नेट की तरीके से बिहेव करता है। मैग्नेटिक इफेक्ट बहुत जल्दी गेन कर लेता है और मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं मैग्नेटिक, ये फिनोमेना जो होती है मैग्नेटिक इंडक्शन कहलाती है, ठीक है ना। और वो जो सब्सटेंस था वो धीरे धीरे मैग्नेटाइज्ड हो रहा है, और ये जो फिनोमेना है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या हुआ, इट इज अ फिनोमेना व्हेन वी पुट एन मैग्नेटिक एलिमेंट, ठीक है ना, लाइक फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट गेट मैग्नेटाइज्ड। तो वो क्या हो जाएगा, वो मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करना शुरू कर देगा। जब भी कोई फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट को आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, यानी कि मैग्नेट बन जाता है। और इस तरीके से जो मैग्नेट बनने की फिनोमेना है इसे बोलते हैं हम क्या, मैग्नेटिक इंडक्शन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। लाइक इसके लिए थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखते हैं। लाइक आपने मैग्नेटिक फील्ड लिया है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पर आपने क्या लिया है, एक आयरन बार ले ली है, ठीक है ना। आयरन बार ले लिए जो उसके पैरेलल रखी गई है। धीरे धीरे ये इंड्यूस्ड हो जाएगी और ये फील्ड इसके तरफ यहाँ से एंट्री करना शुरू कर देगा और यहाँ से एग्जिट करना शुरू कर देगा। समझ में आ रहा है। और ये एंट्री और एग्जिट के थ्रू आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये अपना भी धीरे धीरे क्या प्रोड्यूस कर देगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाना शुरू कर देगा। यानी कि रिलीज होंगे नॉर्थ पोल से और एंट्री करेंगे कहाँ से, साउथ पोल से। तो लेफ्ट की तरफ इंड्यूस्ड होगा साउथ पोल और राइट की तरफ इंड्यूस्ड होगा नॉर्थ पोल, और ये धीरे धीरे क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। और जब ये अपना मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा और काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा, तो आगे चलकर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ये इसके मैग्नेटिक इंपैक्ट की वजह से, आपको मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास होना शुरू हो जाएंगी। बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास होना शुरू हो जाएंगी। तो ये बहुत ज़्यादा हाईली मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। तो बेसिकली जितने भी फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट है, जब आप उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद वो बहुत तेजी से मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं, हाईली मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। और नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इसके पर यूनिट वॉल्यूम से निकल के जा रही है, पर यूनिट एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया को लेंगे तो पर यूनिट एरिया से निकल के जा रही है, उसको उसका क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइज, मतलब कि उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इंडक्शन या डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि कितना नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच इज कमिंग फ्रॉम द यूनिट एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो क्या कहलाएगी, इसकी डेंसिटी, नंबर फील्ड डेंसिटी बोली जाएगी, ठीक है ना। इसको बी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी जो यूनिट होती है वो टेस्ला होती है, ठीक है, इसकी यूनिट टेस्ला होती है। इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सीजीएस यूनिट, सॉरी ये आपके लिए एसआई यूनिट होती है, और सीजीएस यूनिट में इसको लिखा जाता है गॉस, और इसको 1 गॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10 टू द पावर 4 गॉस, और 1 गॉस इक्वल्स टू 10 टू द पावर -4
टेस्ला होता है। तो ये आपके लिए टॉपिक 1 कंप्लीट होता है। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब जब भी आप किसी मैग्नेटिक एलिमेंट को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो भी क्या हो जाता है? मैग्नेटाइज हो जाता है, वो धीरे धीरे मैग्नेट हो जाता है। और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं, फिनोमेना को बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। इसको सिंपली बी से रिप्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है ना। और जैसे हम रखेंगे तो इंड्यूस्ड इंडक्शन की वजह से लेफ्ट की साइड आपका साउथ पोल और राइट की साइड आपका नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा। टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये सब भी होते हैं, ठीक है ना। वेबर पर मीटर स्क्वायर एक और ये यूनिट होती है, ये आपकी एसआई यूनिट में मानी जाती है, एमकेएस यूनिट में। तो ये तो आ गया आपका मैग्नेटिक इंडक्शन। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन कंप्लीट होता है। मैग्नेटिक इंडक्शन की जो वेरी नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो आ जाएगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ओके, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या बोलेंगे हम इसको? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, कैपिटल एम से। और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है कोई भी फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कितना ज़्यादा, कितना इंटेंसिव मैग्नेटाइज हो सकता है, उसके अंदर क्या मैग्नेटिक एबिलिटी, कितनी इंटेंसिव मैग्नेटिक एबिलिटी प्रोड्यूस होगी, हम यहाँ पर उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर ये जो m होता है ना बेटा, ये उस मैग्नेटिक डाइपोल जो आपको मिल रहा है, बेसिकली नॉर्थ एंड साउथ पोल बनते हैं तो मैग्नेट हमेशा डाइपोल की तरह से बिहेव करता है। तो उसके डाइपोल मोमेंट अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल ने कितना डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस किया है अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो m अपॉन v को हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। यानी कि उसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी, अल्टीमेटली आप पोल स्ट्रेंथ कह सकते हो, डाइपोल मोमेंट को पोल स्ट्रेंथ बोल सकते हो, ठीक है ना। तो उसमें डाइपोल पोल का डाइपोल मोमेंट कितना है अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम में वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है, वो कहा जाएगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। बात करते हैं इसकी यूनिट की, तो आप देखोगे एम क्या होता है, m इक्वल्स टू आई ए। एम इक्वल्स टू क्या होता है? आई ए, और ये वॉल्यूम है। आई का मतलब क्या हो गया? एम्पियर, और ए का मतलब हो गया मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का मतलब हो गया मीटर क्यूब। तो ये बचेगा एम्पियर मीटर इनवर्स, ये इसकी यूनिट आ जाती है एम्पियर मीटर इनवर्स, ये इसकी आपकी यूनिट आ जाती है ऐसा यूनिट। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन रेशियो ऑफ पोल स्ट्रेंथ यानी कि डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना, अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इसके रेशियो को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है गाइस। इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने आता है वो आता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये बी था, अब ये सी है। अब ये आपको मिलेगा मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसको H से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक इंटेंसिटी को समझ लेंगे, इसको H से डिनोट करेंगे। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है? देखिएगा, जब भी हम किसी मैग्नेटिक एलिमेंट को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है, आपको मालूम है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उस पर लगा, दूसरा वो खुद उसने अपना मैग्नेट होने के बाद, मैग्नेट में कन्वर्ट होने के बाद उसने अपना खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया। इन सबका कॉम्बिनेशन उसका नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसका नेट मैग्नेटाइजेशन होता है। तो बेसिकली उस तरीके की जो टोटल मैग्नेटिक इंटेंसिटी उस बॉडी में जनरेट हो रही है तो वो बोलेंगे H, जो ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और जो सेल्फ मैग्नेटाइज्ड हुआ है उसने कितना मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट किया है, इन सबका सम होता है। तो बेसिकली इसको H से डिनोट करते हैं। और H का जो रेशियो रिलेशन आपको मिलता है वो मिलेगा, बाहर का था म्यू बी अपॉन म्यू नॉट, क्योंकि एयर में भी तो आ रहा है, माइनस आपको क्या मिलेगा m। तो ये रिलेशनशिप आपके सामने बन के रेडी हो जाती है, H इक्वल्स टू बी अपॉन एम। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ H की, तो H की वही यूनिट होती है जो M की होती है, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं सेम चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी यूनिट भी हो जाएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये ऐसा यूनिट है। लेकिन जो इसकी CGS यूनिट होती है वो अरेस्टेड होती है। क्या होती है? अरेस्टेड, ठीक है। इसकी जो CGS यूनिट होती है वो अरेस्टेड होती है। अगर मैं इसको CGS को अरेस्टेड में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ, भाई देखो इसका तो लगभग सेम ही बन जाता है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं था, मतलब हमें ये लेके आ रहा है। तो B मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैं इसको बेसिकली मान के चलूँ CGS में 1 गॉस हो जाएगा, और म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई 10⁻⁻⁷। 1 गॉस इक्वल्स टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला डिवाइड कर दिया जाएगा 10⁻⁻⁷ से, तो लगभग ये 80 समथिंग कुछ निकल के आता है, 80 एम्पियर मीटर। तो 1 ऑरेस्टेड की जो वैल्यू निकल के आती है वो 80 एम्पियर पर मीटर के आसपास आती है। ये होती है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी का मतलब होता है द सम ऑफ मैग्नेटिक रीजन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी, इन अ मैग्नेटिक एलिमेंट,
ड्यू टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड द मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस द बॉडी इटसेल्फ। या जो आपने जो आयरन बार रखी थी मैग्नेटिक फील्ड में, उसने अपना कितना मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस किया, प्लस जो बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड था उन सबका ओवरऑल मिला के नेट मैग्नेटिक फील्ड उस बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, जिसको हम उसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहते हैं और इसको H से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करेंगे? H से डिनोट करेंगे और इसका जो फॉर्मूला बनेगा H इक्वल्स टू B अपॉन म्यू नॉट माइनस M होता है। इसकी ऐसा यूनिट सेम होती है एम्पियर मीटर, जो आपकी इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन की होती थी, और दूसरा CGS यूनिट होती है ऑरिस्टोड। यहाँ पर 1 ऑरिस्टोड इक्वल्स टू 80 एम्पियर पर मीटर चलता है। ठीक है बेटा, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने है। नॉन स्टॉप वीडियो आपका चल रहा है, बहुत ध्यान से इसकी पढ़ाई करिएगा। वीडियो के बेनिफिट्स आप जरूर ले लीजिएगा। आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, आने वाले लगभग मान के चलेगा 50 से 60 क्लासों में कंप्लीट हो जाएगा ये। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। तो ये हुआ इन मैग्नेटिक इंटेंसिटी। उसके बाद हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। नंबर डी पे आ जाएगा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी को हम म्यू से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक परमेबिलिटी को हम म्यू से डिनोट करते हैं और मैग्नेटिक परमेबिलिटी का मतलब ये होता है म्यू इक्वल्स टू B अपॉन H। ये रेशियो होता है मैग्नेटिक इंडक्शन का और मैग्नेटिक इंटेंसिटी का। ठीक है ना, तो ये जो होता है इट इज अ रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो ये जो होता है ये रेशियो होता है मैग्नेटिक इंडक्शन और अपॉन मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन का रेशियो होता है। इसकी यूनिट अगर हम निकालें तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू B अपॉन H होती है। इसकी अगर मैं यूनिट की बात करूं, इसकी यूनिट हो जाएगी टेस्ला और इसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर इन्वर्सली ऊपर पहुंच जाएगा टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। तो ये बन जाएगी इसकी यूनिट, या टेस्ला एम्पियर इनवर्स मीटर, ये यूनिट बन जाएगी इसकी ऐसा यूनिट। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू क्या होता है? इट इज अ रेशियो ऑफ B अपॉन H, यानी कि मैग्नेटिक इंडक्शन और H यानी कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी का रेशियो जो होता है वो मैग्नेटिक परमेबिलिटी होता है। और इसी के बाद एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए ले लेता हूं, ई वाला रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर। तो ये म्यू अपॉन म्यू नॉट का रेशियो होता है, यानी कि रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू आर, ये क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन द मैटर अपॉन मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस। मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन द मैटर और मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मैटर अपॉन मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इन दोनों के रेशियो को क्या बोलेंगे? रिलेटिव परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मैटर अपॉन मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसको कहीं ना कहीं हम B अपॉन B नॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ मैटर, मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ मेटल जो लेके जा रहे हो, पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, जनरली हम फेरोमैग्नेटिक लेके चलते हैं, अपॉन मैग्नेटिक इन फ्री स्पेस। तो इसके रेशियो को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्या बोलेंगे? रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी ये पहले हो चुका होगा, म्यू आर इक्वल्स टू म्यू अपॉन म्यू नॉट, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मैटर अपॉन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी हो चुका है, रिलेटिव परमेबिलिटी हो चुका है और मैग्नेटिक परमेबिलिटी हो चुका है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके इसमें डेवलप हो चुके हैं। ठीक है भैया, आगे की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो अगला जो हमें कॉन्सेप्ट मिल रहा है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। SUSCEPTIBILITY, शाइन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं शाइन से। क्या बोलते हैं इसको? शाइन। शाइन भी आप बोल सकते हो, शाइन भी बोल सकते हो। ठीक है ना, इसको शाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये एक बहुत ही बेहतरीन रिलेशनशिप है। ये एक बहुत ही बेहतरीन रिलेशनशिप है जिसमें आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो होता है ना, अकॉर्डिंग टू दिस, किसी भी मेटल की मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। किसी भी डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, जनरली हम फेरोमैग्नेट को ही मैग्नेटिक एलिमेंट मान के चलते हैं। वैसे तो पैरा भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसमें उतना एडवांस नहीं होता जितना ज़्यादा फेरो में होता है। तो हम जो भी कंडीशन पढ़ते हैं वो फेरो के लिए पढ़ते हैं। किसी भी फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट के या सब्सटेंस के लिए जो उसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कितना होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जब हम यहाँ से प्रोपोर्शन का साइन हटा देते हैं
तो हम यहाँ पर एक कांस्टेंट डालते हैं शाइन, और यही शाइन होता है M/H, यानी कि रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम उस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। मतलब ये हुआ कि कितनी तेजी के साथ उस मेटल के अंदर ये एबिलिटी है कि वो मैग्नेटाइज्ड हो रहा है। भाई आपने देखो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब ये हो जाएगा कि कोई भी मेटल हो सकता है, ठीक है, कोई भी मेटल, वो कोई भी मेटल हो सकता है कि वो डाई भी हो सकता है, पैरा भी हो सकता है, फेरो भी हो सकता है, ठीक है ना, डाई भी हो सकता है, डाई भी हो सकता है, पैरा हो सकता है और फेरो हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। वो मेटल कितनी तेजी के साथ मैग्नेटाइज्ड हो रहा है, वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है अंडर द कंडीशन गिवन, ठीक है। तो ये आपका शाइन हो जाएगा, तो ये शाइन होता है M/H। तो बेसिकली डाई के लिए, पैरा के लिए, फेरो के लिए मान के चलो, अच्छा इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि इसकी भी वही यूनिट होगी जो इसकी होगी, तो ये प्योर नंबर होता है, तो इट इज अ प्योर नंबर। तो ये एक प्योर नंबर होते हैं, इट इज अ प्योर नंबर, ठीक है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि मैग्नेटिक इंटेंसिटी की वही यूनिट होती है जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की होती है, तो कैंसिल हो जाता है। शाइन के लिए ध्यान रखिएगा, शाइन इज ग्रेटर देन 0, बट मतलब कि स्मॉल पॉजिटिव आ रहा है। अगर ये स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, शाइन की वैल्यू जैसे 0.01, 0.02, 0.1, 0.1, 0.12 ऐसा कुछ आ रहा है, तो वो पैरामैग्नेटिक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर शाइन की वैल्यू लार्जर देन 0 यानी कि इस ग्रेट पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर 0.10, 0.15, तो ये आपको फेरोमैग्नेटिक को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? फेरोमैग्नेट को रिप्रेजेंट करेगा। और शाइन की वैल्यू लेस देन 0 है, स्मॉल नेगेटिव है, स्मॉल नेगेटिव है, तो वो डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि शाइन की वैल्यू पर भी डिपेंड करता है, शाइन की वैल्यू, ठीक है, शाइन की वैल्यू पर भी डिपेंड करता है। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, स्मॉल पॉजिटिव है, तो वो क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर लार्जर वैल्यू आ रही है प्लस की, जैसे +10, +20 कुछ भी ऐसे बड़ी आ रही है, तो वो फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर वो लेस देन 0 आ रही है, इसका मतलब स्मॉल नेगेटिव वैल्यू है, तो वो डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो गाइज आज हमने ये सब पढ़े हैं, एक दो रिलेशन से रिलेटेड और रह जाते हैं, ठीक है, और हम प्रॉपर्टीज की बात हम कल करेंगे। इसको प्लीज वीडियो को देखिएगा, ये सारे रिलेशन आपको पता होने चाहिए। आई होप आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आई विश आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगे इसको प्लीज पढ़िए, देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ओके, टिल देन बाय बाय, सी यू, गुड डे।